हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे इस प्यारे से चैनल यूपीपीसीएल विद यूक्यू। सो गाइस, जैसा कि आप लोग आज थंबनेल में देख रहे हो, आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ आज की इस क्लास में वो सारे हमारे एक्ट्स, वो वेरियस जो एक्ट्स हैं जो ऑडिटिंग से रिलेटेड है, कंपनी एक्ट 2013 में गिवन है। तो गाइज, आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। आई वुड रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू गाइज कि आप लोग पेन और कॉपी लेकर बैठे अपना जो भी मैं इसमें सेक्शन वगैरह डिस्कस करूँगा, ये ऑडिटिंग से रिलेटेड है और बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिर्फ जो हमारे सेक्शन है बस वही मैंने डिस्कस करने की कोशिश की है। मान के चलिए इसमें से आपको काफ़ी अच्छा खासा क्वेश्चंस एग्जाम में देखने को मिलेगा। डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जो बनते हैं वो यहाँ से जरूर ही उठाएगा ऑडिटिंग वाले पोर्शन में। सो आप लोग कॉपी पेन उम्मीद है लेके बैठे होंगे और वीडियो को पॉज करके बीच बीच में अपने नोट्स के साथ साथ वीडियो के साथ साथ बनाते जाइएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम फर्दर। हाँ, वीडियो को शुरू करने से पहले बता दूं जल्दी से, जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दो और एटलीस्ट लाइक किया करो वीडियो को, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले आज हम लोग डिस्कस करेंगे, बात करेंगे। मैंने अपने नोट डाउन बनाए हैं, नोट्स बना लिए हैं कुछ, उन्हीं को मैं वन बाय वन डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो आप लोग अपने शब्दों में नोट्स बना सकते हैं, हालांकि मैं रीड कर दूंगा पहले एक बार जो मैंने नोट्स बनाए हैं। आप उसके अकॉर्डिंग भी सब टाइटल को ऑन करके अपना नोट्स बना सकते हैं, या फिर मैं हिंदी में भी उसको एक बार एक्सप्लेन कर दूंगा, जिसके आधार पर आप अपने नोट्स बना सकते हैं अपने शब्दों में भी। तो सबसे पहला हमारा सेक्शन है कंपनी एक्ट 2013 के सारे सेक्शन में डिस्कस करूंगा जो भी ऑडिटिंग से रिलेटेड है। सेक्शन 129 का 129 का 1 ये कहता है द प्राइम ऑब्जेक्टिव ऑफ एन ऑडिटर इज टू डिटरमाइन और शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द अर्निंग एंड फाइनेंशियल पोजीशन। यानी कि एक सेक्शन 129 एक कंपनी एक्ट 2013 का कहता है कि ऑडिटर का जो प्राइम ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसकी फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, ठीक है। फिर से रिपीट करूं, सेक्शन 129 एक कहता है कि कंपनी का जो ऑडिटर है उसका प्राइम ऑब्जेक्टिव, याद रखना ये प्राइम ऑब्जेक्टिव अक्सर पूछता है, प्राइम ऑब्जेक्टिव कौन से हैं और सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव कौन से हैं। तो प्राइम ऑब्जेक्टिव ये है कि कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन और अर्निंग की एक ट्रू एंड फेयर वैल्यू को रिप्रेजेंट करना, ये ऑडिटर का प्राइम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने सेकंड की ओर। तो सेकंड हमारा है सेक्शन 129 का शेड्यूल 3। रिपीट कर लो फिर से, सेक्शन 129 का शेड्यूल 3। इसमें क्या कहा गया है, इसमें प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर को जो है ऑडिटिंग के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को किस तरह से बनाया जाना है, ये सेक्शन 129 के शेड्यूल 3 में गिवन है, ठीक है। प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे बनाया जाना है कंपनी के द्वारा, वो इसमें कहा गया है। अब हम लोग जल्दी से बात करते हैं, हमारा थर्ड पॉइंट है सेक्शन 143 का 1, यानी कि 143 का 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट का सेक्शन है, इसको तो अच्छे से आपको पढ़ना ही पढ़ना है। सेक्शन 143 का 1 जो है कंपनी एक्ट का, ये बात करता है ऑडिटर की राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। ऑडिटर को क्या क्या राइट्स हैं और उसकी ड्यूटीज क्या क्या है, ठीक है। ये इसके बारे में बात करते हैं, एक बार पढ़ दूं इसको। इट प्रोवाइड्स द राइट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी टू एक्सेस ऑल द टाइम्स the books of accounts and voucher of the company wherever they are kept। यानी कि सेक्शन 143 एक ऑडिटर को यह अधिकार देता है कि वो किसी कंपनी का जिसका वो ऑडिट कर रहा है उसके सभी, यानी कि सभी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और वाउचर को उसको मांगने का अधिकार, प्राप्त करने का अधिकार है ऑडिटिंग में, अगर उसको जरूरत पड़ती है। जहां कहीं भी वो रखे हैं, अगर उसको जरूरत पड़ी है तो उसको मांगने का अधिकार है सेक्शन 143 एक के अनुसार। अब हालांकि इसके राइट्स, सेक्शन 143 को बहुत ब्रॉड में डिस्कस किया गया है, इसमें ऑडिटर की कुछ राइट्स और ड्यूटीज को स्पेसिफिकली ओपन किया गया है, क्योंकि काफ़ी बड़ा सेक्शन है। तो इसको मैं एक बार बोल दूं, सेक्शन 143(1) में ऑडिटर के राइट्स और ड्यूटीज़ हैं, ये आपको स्पेसिफिकली अपनी ऑडिटिंग की बुक से पढ़ लेना है कि ऑडिटर के राइट्स क्या क्या हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या क्या है, ठीक है। यहाँ से मान के चलो क्वेश्चन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट क्वेश्चन जरूर मिलने वाला है आप लोगों को। सेक्शन 143(1) बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं, अगला है हमारा इसमें सेक्शन 143 का 2, 143 का 2, ये बात करता है राइट टू गिव ऑडिट रिपोर्ट। कंपनी एक्ट 2013 का सेक्शन 143 का 2 ऑडिटर को यह अधिकार देता है कि वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जो रिपोर्ट उसने बनाई है रिपोर्ट प्रस्तुत करने का अधिकार ऑडिटर को सेक्शन 143(2) में दिया गया है। अक्सर आपसे क्वेश्चन बनता है कि अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन द ऑडिटर विल सबमिट हिज रिपोर्ट, किस सेक्शन के अंतर्गत ऑडिटर अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा, तो 143(2) के अनुसार ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देता है। अब जल्दी से इसमें हम बात करते हैं, अगला है हमारा
सेक्शन 143 का 8, सेक्शन 143 का अभी तक एक हमने देख लिया, 2 देख लिया, अब देखते हैं 8। हालांकि इसमें 3 4 5 6 7 भी हैं, उनको आप देख सकते हो अपनी बुक से। मैं वही भी डिस्कस कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 143 का 8 बात करता है ऑडिट ऑफ अ कंपनीज ब्रांच ऑफिस, ठीक है, विल बी डन बाय अ पर्सन हु इज क्वालिफाइड टू बी ऑडिटर। सेक्शन 143 के 8 में दिया गया है किसी कंपनी के ब्रांच अकाउंट के ऑडिट के बारे में। यानी कि याद रखना, किसी कंपनी की कोई ब्रांच है तो उनका ऑडिट किस सेक्शन के अंदर किया जाएगा, 143(8) के अंतर्गत। और इसी धारा के अंतर्गत ये भी कहा गया है कि किसी कंपनी की ब्रांच का ऑडिट जो ऑडिटर करेगा वो उसकी क्वालिफिकेशन क्या क्या होनी चाहिए, ठीक है। यानी कोई भी ऐसा पर्सन किसी कंपनी की ब्रांच का ऑडिट करेगा हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर, जिसको एक ऑडिटर माने जाने के लिए सारी उसकी योग्यताएं उसने प्राप्त कर ली हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा अगला पॉइंट है सेक्शन 143 का 9। सेक्शन 143 का 1 डिस्कस कर लिया हमने, 143 का 2 डिस्कस कर लिया है, 8 डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करते हैं सेक्शन 143 का 9। ये क्या कहता है, ये कहता है एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद ऑडिटिंग स्टैंडर्ड इशूड बाय ICAI, ठीक है। 143(9) बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि हर एक ऑडिटर को वो सारे ऑडिटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे ऑडिट करते समय, जो कि ICAI यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किए गए हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी ऑडिटर अगर ऑडिट कर रहा है तो उसको वो सभी रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो कि ICAI के द्वारा जारी किए गए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड। ये बात किस में कही गई है, 143 के 9 में। अब बात करते हैं हम लोग जल्दी से अपना सेक्शन 292 का A। इसमें 292 बीच में आ गया है, हालांकि मैं सीरियल में मैंने लेने की कोशिश की है, लेकिन 292A चूंकि ये रिलेटेड है थोड़ा इससे 143 का 9 से, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे ले लिया है। तो सेक्शन 292 का A कहता है एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। ऑडिटर को जनरल मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किस में कहा गया है, 292 के A में। कंपनी एक्ट 2013 के सेक्शन 292 का A कहता है कि हर एक ऑडिटर को जनरल मीटिंग जो होती है उसको अटेंड करना पड़ेगा। अगला है हमारा इसमें सेक्शन 146, ठीक है। 146 क्या कहता है, ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग। देखो सेक्शन 292 का A कह रहा था कि ऑडिटर को मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी, लेकिन सेक्शन 146 इसी से मिलता जुलता है। वो कहता है कि एन ऑडिटर हैज राइट टू अटेंड जनरल मीटिंग। इसमें ऑडिटर को अधिकार है, ठीक है। सपोज उसको रोकने की कोशिश कर रहा है तो रोक नहीं पाएगा, क्योंकि सेक्शन 146 ने ऑडिटर को ये अधिकार दिया है कि वो कंपनी की जनरल मीटिंग को अटेंड करेगा। तो फिर से मैं इसको पढ़ दूं एक बार, एन ऑडिटर हैज अ राइट टू अटेंड एनी जनरल मीटिंग बाय हिमसेल्फ और थ्रू हिज अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। ऑडिटर खुद भी मीटिंग को अटेंड कर सकता है या अपने किसी प्रतिनिधि को यानी कि उत्तराधिकारी को भी भेज सकता है मीटिंग को अटेंड करने के लिए, हु इज क्वालिफाइड टू बी एन ऑडिटर। लेकिन इसका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो एक ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसने ऑडिटर की जो योग्यताएं हैं उनको प्राप्त कर लिया हो। इसी में कहा गया है सेक्शन 146 में ही, एनी इंफॉर्मेशन और नोटिस रिलेटेड टू AGM मस्ट बी फॉरवर्डेड टू हिम और हिज अथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है। AGM से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, सपोज कोई ऑडिटर है जो किसी कंपनी का ऑडिट कर रहा है, अब उस कंपनी की AGM होने जा रही है, तो उस कंपनी की AGM से संबंधित कोई भी नोटिस अगर आता है या कोई भी सूचना अगर जारी की गई है तो उसको ऑडिटर को आपको अवगत कराना पड़ेगा, या फिर उसके जो रिप्रेजेंटेटिव है आपको दी गई सूचना से ऑडिटर या उसके रिप्रेजेंटेटिव को अवगत कराना पड़ेगा। ये दिया गया है 146 में ही, ठीक है। तो 146 में 2 बातें दी गई हैं, एक तो ऑडिटर को अधिकार है जनरल मीटिंग को अटेंड करने का, दूसरा ही है आपकी कंपनी की के ऑडिट से संबंधित की जनरल मीटिंग से संबंधित कोई भी सूचना है तो आप उसे ऑडिटर तक पहुंचाएंगे या उसके रिप्रेजेंटेटिव तक पहुंचाएंगे। उसके बाद हमारा है सेक्शन 144। सेक्शन 144 स्टेट्स द सर्विसेज अप्रूव्ड बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिट कमिटी डेट एन ऑडिटर कैन प्रोवाइड और कैन नॉट। आसान भाषा में कह सकता हूँ ऑडिटर किन किन कामों को कर सकता है, किन किन कामों को नहीं कर सकता है, ठीक है। यानी कि ऑडिटर्स के जो वर्क है और ड्यूटीज जो है उनसे संबंधित जो रेस्ट्रिक्शन और परमिशन जो है वो किस में दी गई है, सेक्शन 144 में। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करूंगा,
सेक्शन 144 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 स्टेट्स दैट द सर्विसेज अप्रूव्ड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और ऑडिटेड कमिटी, ठीक है, दैट एन ऑडिटर कैन प्रोवाइड और कैन नॉट, ठीक है। तो सेक्शन 144 में वो सारी सर्विसेज दी गई होती हैं जिन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर या ऑडिट कमेटी के द्वारा अप्रूव कर लिया गया है और जिनको जो है ऑडिटर को मानना पड़ेगा। ऑडिटर इनके बाहर कोई काम नहीं कर सकता है। यानी कि इस रिपोर्ट में जो बातें ऑडिटर को परमिशन दी गई है, ऑडिटर सिर्फ उन्हीं कामों को कर सकता है, उसके अतिरिक्त किसी काम को नहीं कर सकता है, ये सेक्शन 144 कहता है। आई होप क्लियर होगा। अब अगला है हमारा इसमें सेक्शन 145 कहता है एवरी ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू साइन द रिपोर्ट। यानी कि ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट पे साइन करने का अधिकार दिया गया है 145 में, सेक्शन 145 में, ठीक है। सेक्शन 145 में किसी कंपनी के ऑडिटर को अधिकार देता है कि उसको अपनी रिपोर्ट पे साइन करना है, ठीक है। अब अगला इसमें गाइस अगर हम देखें अगला है इसमें हमारा सेक्शन 143 का 2, ठीक है। सेक्शन 143 का 2 भी इंपॉर्टेंट है, अगर मैंने अभी डिस्कस नहीं किया है तो। राइट टू गिव द ऑडिट रिपोर्ट, यानी कि ऑडिटर जो है अपनी रिपोर्ट किस सेक्शन के अनुसार देता है, सेक्शन 142 के अनुसार ऑडिटर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। इसके बाद हमारा आ जाता है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट और भी है 142, सेक्शन 142 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। ये कहता है रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑडिटर, यानी कि कंपनी का जो ऑडिटर है उसको कितना रेम्यूनरेशन, कितनी सैलरी दी जाएगी, ये बातें सब लिखी गई हैं। इसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे गए हैं, यानी कि ऑडिटर की सैलरी से संबंधित रूल्स लिखे गए हैं सेक्शन 142 में। अगला है सेक्शन 139। सेक्शन 139 बात करता है अपॉइंटमेंट ऑफ स्टैट्यूटरी ऑडिटर, ठीक है। इट इज इन करस्पॉन्डेंस टू सेक्शन 224 ऑफ कंपनी एक्ट 1956 हु विल हेल्ड हिज ऑफिस टिल कंक्लूजन ऑफ द 6th AGM, ठीक है। तो सेक्शन 149 में किसी कंपनी का जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर होता है उसकी नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। ऑडिटर अपनी नियुक्ति के बाद 6 साल तक अपने ऑफिस को हेल्ड करेगा, नहीं अपनी कुर्सी पर जो है विराजमान रहेगा अपनी नियुक्ति के 6 साल तक, ठीक है। तो कुल मिला के याद रखना सेक्शन 139 में ऑडिटर की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब 139 का 6 कहता है डेस्क्राइब द फर्स्ट, ये 139 का 6 बहुत 139 भी इंपॉर्टेंट है, 139 का 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑल्दो मैं जितने भी लाया हूँ सब इंपॉर्टेंट वाले ही लेकर आया हूँ, सेक्शन तो बहुत सारे हैं। तो 139 का 6 कहता है सेक्शन 139 का 6 डेस्क्राइब द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ द कंपनी अदर देन द गवर्नमेंट कंपनी। सपोज कर लो गवर्नमेंट कंपनी को हम छोड़ दें, बाकी अगर कोई प्राइवेट कंपनी है तो सेक्शन 139(6) कहता है प्राइवेट कंपनी के संबंध में कि पहला ऑडिटर जो है कंपनी का, उसकी नियुक्ति जो है कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर हो जानी चाहिए। फिर से रिपीट करूं, प्राइवेट कंपनी के संबंध में सेक्शन 139 का 6 कहता है कि कंपनी के रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अंदर कंपनी के ऑडिटर की नियुक्ति हो जानी चाहिए। यदि कंपनी ऐसा नहीं कर पाती है तो 90 दिन के अंदर अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजीएम बुलाई जाएगी, यानी कि एक जनरल मीटिंग बुलाई जाएगी जहां पर कंपनी एक स्टैट्यूटरी ऑडिटर की नियुक्ति की जाएगी। मतलब एक एडिशनल एडहॉक हम लोग ऑडिटर को नियुक्त कर लेंगे और ये जो एडहॉक ऑडिटर है वो तब तक कार्य करेगा जब तक कि कंपनी द्वारा एक प्रॉपर ऑडिटर की नियुक्ति ना कर ली जाए। ठीक है, एक बार मैं इसको रीड कर दूं। सेक्शन 139(6) ऑफ द कंपनी एक्ट 2013 डिस्क्राइब्स द फर्स्ट ऑडिटर ऑफ अ कंपनी अदर देन गवर्नमेंट कंपनी who should be appointed within 30 days of the registration of the company। रजिस्ट्रेशन के 30 दिन के अंदर अपॉइंट होनी चाहिए बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। इसकी नियुक्ति करेगा कौन, याद रखना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेंगे। ठीक है, इन केस ऑफ फेलियर, यदि कंपनी नियुक्ति 30 दिन के अंदर नहीं कर पाती है, विद इन 90 डेज अपॉइंट एट एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजीएम। आपको 90 दिन के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एजीएम में एक ऑडिटर की नियुक्ति करनी पड़ेगी कंपनी को। सच ऑडिटर विल हेल्ड ऑफिस टिल द कंक्लूजन ऑफ द फर्स्ट एजीएम। ठीक है, ऐसा जो ऑडिटर होगा वो जब तक ऑफिस को हेल्ड करेगा जब तक कि पहली एनुअल जनरल मीटिंग ना हो जाए कंपनी की, यानी कि 1 साल तक, या जो नया ऑडिटर आया है उसकी नियुक्ति तक। ठीक है, अगर 1 साल से पहले कोई नया ऑडिटर आ जाता है तो अपना ऑफिस छोड़ देगा, अदरवाइज जो पहली एनुअल जनरल मीटिंग हुई कंपनी को तब तक इस ऑडिटर को काम करना पड़ेगा सेक्शन 139 के 6 के अनुसार। अब हम बात करते हैं इसमें सेक्शन 128, सेक्शन 128 कंपनी एक्ट का। ये कहता है
मेंटेनेंस ऑफ कॉस्ट रिलेटेड एंड अदर रिकॉर्ड्स एज रिकमेंडेड बाई सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुझाए गए दस्तावेजों को और कॉस्ट रिलेटेड दस्तावेज जितने भी हैं, ठीक है, यानी कंपनी की कॉस्ट रिलेटेड दस्तावेज जितने भी दस्तावेज हैं जो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा सुझाया गया है, यानी कहा गया है कि आप किसी कंपनी के लिए कि आपको अपनी कॉस्ट रिलेटेड डेटा को मेंटेन करना पड़ेगा, ठीक है, तो उस कंपनी को ऐसा करना पड़ता है। ये बात किस में कही गई है? सेक्शन 128 में। 128 कहता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने आपको ये कंपलसरी किया है कि आपको अपनी कंपनी का कॉस्ट से रिलेटेड डेटा मेंटेन करना पड़ेगा, रिकॉर्ड मेंटेन करने पड़ेंगे, तो आपको ये काम करना पड़ेगा। ये बात सेक्शन 128 में लिखी गई है। सेक्शन 148 कहता है गिव्स द राइट टू सेंट्रल गवर्नमेंट को अधिकार देता है टू ऑर्डर कंपनीज टू मेंटेन कॉस्ट रिकॉर्ड एंड इंश्योर द ऑडिट वेयर इट फाउंड नेसेसरी। देखो सेक्शन 128 में तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहेगी तो क्या बोलते हैं उसको, कंपनी को अपने कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट मेंटेन करने पड़ेंगे। इसी से सिमिलर थोड़ा सा हमारा है 148 में भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी ऐसी कंपनी में भी जहां पर कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना आवश्यक नहीं था, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि इस कंपनी के द्वारा भी कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मेंटेन किया जाए, ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लग रहा है कि इस कंपनी को भी मेंटेन करना चाहिए कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उसको ऑर्डर कर सकती है एज पर सेक्शन 148 ऑफ द कंपनी एक्ट 2013। ठीक है, यानी कि सेक्शन 148 उन कंपनियों पर लागू होगा जिनके लिए कॉस्ट रिलेटेड डॉक्यूमेंट को मेंटेन करना कंपलसरी नहीं था, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाह रही है तो उनको मेंटेन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये थे हमारे ओवरऑल सेक्शन। आई होप गाइस आपको इतना क्लियर हुआ होगा। ये बहुत ज़्यादा और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके सेक्शंस थे जो कि ऑडिटिंग से रिलेटेड है। आई होप ये सारे सेक्शंस तो आपकी जबान पर रटे हुए होने चाहिए। ऑल्दो अब मैं आप नहीं बताऊँ तो मैंने एग्जाम के टाइम तो सबको रट लिया था, अभी हालांकि थोड़ा सा ऊपर नीचे काफ़ी टाइम हो गया है, माइंड से निकल गया है, तो आप लोगों के लिए मैंने अपने प्रॉपर नोट्स बना के उन चीज़ों को 1 बाय 1 डिस्कस करने की कोशिश की है। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, लेकिन फिर भी अगर किसी को डाउट है तो एक काम करूँगा, मैं अपने व्हाट्सअप हमारा जो स्टडी ग्रुप है वहाँ पे इनके नोट्स जो मेरे हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं, ठीक है, मैं वहाँ पे इसको अपलोड कर दूंगा। अगर आप लोगों को नोट्स बनाने में दिक्कत आ रही है तो आप वहाँ से भी अपने इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसके नोट्स मैं अपलोड करूँगा 2 दिन के बाद, ठीक है, अपने व्हाट्सअप स्टडी ग्रुप में, वो भी तब अपलोड करूँगा अगर एटलीस्ट मुझे वहाँ पर 5 से 6 बच्चों के कमेंट्स आ जाते हैं कि सर नोट्स अपलोड कर दीजिए ग्रुप में, तो मैं ग्रुप में इसके नोट्स डाल दूंगा। ठीक है, अगर वीडियो के नीचे एटलीस्ट 5 बच्चों के कमेंट मुझे मिलते हैं। अगर आप लोग खुद से नोट्स बना ले रहे हैं तो दैट इज मच बेटर, आप ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द डे गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो एटलीस्ट लाइक करिएगा, अपने एक फ्रेंड के साथ एटलीस्ट शेयर भी करिएगा। ठीक है, बाय बाय।